छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। रामकृष्ण यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कहानी का सार देखेंगे। कहानी का नाम है वापसी और इसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा। वापसी का मतलब क्या है? लौटना या वापस आना। ವಾಪಸಿ ಅಂದರೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಪಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಏನು, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. आप लेखिका का परिचय पढ़ लीजिए, आपके पास PDF नोट्स होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. कथा वस्तु देखेंगे. कहानी की कथा वस्तु. कहानी के आरंभ में गजाधर बाबू अपना सामान नौकर के हाथों समेटकर घर के लिए निकलते हैं. यहाँ गजाधर बाबू इस कहानी का प्रमुख पात्र है और मुख्य पात्र है, और वे अपना सारा सामान समेटकर नौकर के हाथ में देते हुए और नौकर से कहते हुए वे वाहन से निकलना चाहते हैं. इसका मतलब है कहीं वे रह रहे थे, उस जगह को छोड़ने का या छोड़ने की सारी तैयारियां हो रही है. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡುವ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. गजाधर बाबू उस स्थान को छोड़कर जाने वाले हैं. रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कई वर्ष बिताए थे, कई वर्षों तक उसी क्वार्टर्स में वे रहते थे. जिस क्वार्टर्स में अब वे है, उसी क्वार्टर्स में वे कई सालों से वहीं रह रहे थे. अब वक्त आ गया है उस कमरे को खाली करने का. शायद उनका रिटायरमेंट हो चुका है, इसलिए वे अब घर जाना चाहते हैं. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? अब बहुत ही खाली लग रहा था. वह कमरा जिस कमरे में वे कई सालों से रह रहे थे, अब खाली लगने लगा है. ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೂಮು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ದ ರೂಮು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. आंगन में रोपे पेड़ पौधे जान पहचान वाले लोग ले गए थे. आंगन में घर के सामने या घर के चारों ओर बहुत सारे पौधे थे, इन्होंने पॉट में रखे थे, और लोग आसपास के जो लोग होते हैं ना, जान पहचान के लोग, वे उसे ले गए थे. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಪರಿಚಯದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗಿನ್ನೇನು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೇ ಗೈತೆ. ಅವ್ರ ಜಗ ಖಾಲಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಿಕ್ರಿ ಪಡೀತಿ, ಅದರದ್ದು ಮಿಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. गजाधर बाबू खुश थे क्योंकि 35 साल की नौकरी के बाद वे रिटायर होकर अपने घर जा रहे थे. क्या गजाधर बाबू उदास हैं उस कमरे को छोड़ने के लिए? छोड़ना नहीं चाहते? नहीं, वे खुश है कि उदासी उनमें नहीं है, क्योंकि वे 35 साल की लंबी नौकरी के बाद वे अपने घर जा रहे हैं. 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ವೆನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷೋं वे अकेले रहे थे, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ. उन्हें इसी समय का इंतज़ार था कि वे वापस अपने पारिवारिक माहौल में हंसी खुशी से रहे. कई सालों के इंतज़ार के बाद अब उन्हें घर जाने का मौका मिला है. क्यों वे घर में रहना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिन बिताना चाहते हैं, खुशी से, हंसी खुशी से अपना जीवन बिताना चाहते हैं. संसार की दृष्टि से उनका जीवन सफल कहा जा सकता था. दुनिया की दृष्टि से, दो देखने वाले जो देखते रहते हैं ना, उनकी दृष्टि में इनका जीवन एक सफल ಜೀವನ था. ಯಾಕೆ ಸಫಲ್ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರೈಲ್ವೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದವರು ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನೋರು ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಹಣ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಓದಿಸೋರ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮದುವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು सक्सेसफुल लाइफ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. वे ज़्यादातर छोटे स्टेशनों पर ही रहे. अब तक
उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था. ಇವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ शहर में एक मकान बनवा लिया था. इन्होंने एक मकान बनवा लिया था, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लोगों के लिए. खुद के लिए तो क्वार्टर्स था ही, अपने परिवार के पत्नी और बच्चों के लिए उन्होंने एक घर, एक मकान बनवा लिया था एक शहर में. बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी करवा दी थी. बड़ा लड़का जो था ना अमर और लड़की कांति, दोनों की शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे. और वे दोनों ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे, हायर स्टडीಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರೂ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे. वे स्नेह पाना चाहते थे और देना चाहते थे. इसका मतलब है लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते थे. लेकिन ऐसा मौका उन्हें नहीं मिला था क्योंकि वे हमेशा अकेले रहते थे क्वार्टर्स में. कभी कभी छुट्टियों में वे आ जाते थे घर के सदस्य 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने अपना जीवन अकेले में ही, एकांत में ही बिताया है. इसलिए वे सबसे स्नेह के आकांक्षी भी थे. इसलिए वे स्नेह पाना चाहते थे. वे जैसे ही इन्हीं ख्यालों में घर पहुँचे, इन्हीं विचारों को दिमाग में रखकर जब वे घर पहुँचते हैं तो दरवाजे पर अंदर से कहकहों की आवाज़ आ रही थी. ज़ोर से अंदर कोई बैठकर हंस रहा है, हंस रहे हैं लोग. कौन है? घर के लोग या परिवार के सदस्य ज़ोर ज़ोर से कहे लगा रहे हैं. कोई वहाँ हंस रहा है, कोई जोक सुना रहा है, कुछ हो रहा है. इसका मतलब है हंसी के साथ वे सभी है किसी खुशी के माहौल में है. ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೇನೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. इतवार का दिन था, संडे बेरे अवत्तो इतवार का दिन था. उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे. उनके जो बच्चे थे सभी इकट्ठे थे, एक ही जगह हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तिंडी तिनता इधर. जैसे ही वे अंदर गए सारा विनोद खत्म हो गया. जैसे ही वे अंदर गए, उस हॉल के अंदर गए, जो विनोद था, विनोद की बातें हो रही थी, वे सब कुछ बंद हो गया, ख़त्म हो गया. सब अपने अपने काम के लिए चले गए. एक एक करके उस कमरे को खाली करने लगे. इसका मतलब है पिताजी का वहाँ आना उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए वे एक एक करके अपनी जगह छोड़ने लगे. घर वालों की ऐसी हरकत देखकर गजाधर बाबू का माथा टन का संशय हुआ. क्यों ऐसा कर रहे बच्चे? मेरे आने से उन्हें बाहर जाने की, अपने कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मेरा यहाँ आना उनको अच्छा नहीं लगा? मैं भी उनके साथ शामिल होना चाहता था, उनकी खुशी में मैं भी भागीदारी करना चाहता था. क्यों ऐसा करके वे चले गए? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಬಂದರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗಜಾಧರ್ ಬಾಬುಗೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. अगले दिन से घर की हालत की पूर्ण खबर उन्हें होने लगी. अगले दिन से घर की हालत समझ में आने लगी, क्या क्या होता है सुबह से लेकर रात तक घर में सब कुछ वे देखने लगे. क्योंकि घर में अभी रिटायर हो चुके हैं तो घर में ही रहते थे, तो सब कुछ देखने का उन्हें मौका मिला. सुबह नाश्ते के लिए बैठे रहे पर किसी को उनकी सुधना थी. यहाँ तक कि पत्नी ने भी नहीं पूछा. सुबह हर रोज़ वहाँ बहुत जल्दी नाश्ता करते थे क्वार्टर्स में. वहाँ एक गणेशी नाम का नौकर था, वह नाश्ता बना के हर दिन देता था, सही समय पर देता था. लेकिन यहाँ सुबह वे तैयार होकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है. ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಈಗ ಕೊಡಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ರು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ परिज्ञान ಒಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. और उसकी पत्नी को भी उसके बारे में, उस पत्नी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा. तब उन्हें अपने नौकर गणेशी की याद आई. ಆಗ ತಮ್ಮ ನೌಕರ ಯಾರಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ, गणेशी की याद आई, ನೆನಪು ಬಂತು. भले ही कोई ट्रेन लेट हो जाए पर चाय और नाश्ता देने में उससे कभी लेट नहीं की.
ट्रेन आने में लेट हो जाती थी, लेकिन चाय और नाश्ता तो सही समय पर उन्हें मिलता था। देने के लिए वहाँ कौन था? गणेश ही था। लेकिन घर में वहाँ नौकर सही समय पर खाना देता था, नाश्ता देता था। लेकिन यहाँ खुद के घर में अपने परिवार के सदस्य इनकी ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्नी भी नहीं और बच्चे भी नहीं हैं। यहाँ को इन्हें स्नेह भी नहीं मिल रहा है। जैसे ही उनका ख्याल थमने लगा, पत्नी की शिकायत भरी आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ वे सोचने लगे, देख रहे थे पत्नी की आवाज़ बढ़ती जा रही है। किसी पर वह किसी की शिकायत कर रही है, कंप्लेंट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ। घर के काम में हाथ ना बंटाने वाली बेटी की शिकायत सुनकर गजाधर बाबू ने बेटी बसंती को बुलाकर शाम को खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी। शिकायत कर रही थी उनकी पत्नी, गजाधर बाबू की पत्नी किसकी शिकायत हो रही थी? बहू और बेटी की। बेटी के बारे में कहा कि वह कुछ मदद नहीं करती। तो गजाधर बाबू ने सोचा इसे ठीक करना है और इसलिए अपनी बेटी बसंती को बुलाकर कहा कि शाम का खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो शाम का खाना किसको बनाना था? बसंती को बनाना पड़ा। उस दिन से किसने यह आदेश दिया? गजाधर बाबू ने आदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि पत्नी की शिकायत सुनकर। ಹೆಂಡತಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳಿ, ಹೌದು ಮಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆದು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು। और बहू को क्या बताया? सुबह का खाना बहू को बनाना है और शाम का खाना बसंती को बनाना है। इस प्रकार उन्होंने बता दिया। गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ना बचा था। घर शहर में घर था, लेकिन उतना बड़ा घर नहीं था। उस घर में गजाधर बाबू के लिए कोई अलग जगह नहीं थी, अलग कमरा नहीं था। बैठक में उनके लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। इसलिए बैठक ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜನ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಮಂಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಂಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ। लेकिन इनके लिए कोई दूसरी जगह घर में नहीं मिली है, तो इन लोगों ने, घर के सदस्यों ने क्या किया, एक चारपाई वहाँ डाल दी। वहाँ पड़े पड़े उन्हें लगा था कि वे सिर्फ अस्थायी रूप से वहाँ रह सकते हैं। वहाँ रहते समय उनको लगा कि यह तो मेरे लिए स्थायी व्यवस्था नहीं है, अस्थाई है। अस्थाई ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ನನಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। उस दिन रात का खाना बसंती ने बनाया, जानबूझकर ऐसा बनाया कि मुंह में नहीं डाला जा सकता था। खाना इतना खराब बना कि मुंह में डालना मुश्किल हो गया। ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟಾಗಿ ಅಡುಗೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ। ಯಾಕೆ? ಕೋಪ, ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ। ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ उन्हें गुस्सा था पिता पर। इसलिए उसने क्या किया, खाना बहुत ही ख़राब बनाया। और बेटे ने भी उसका भाई जो था ना, वह भी उसने भी नहीं खाया। बहू भी जैसे नाराज़ थी, क्योंकि उसे भी घर का काम करना पड़ रहा था। बहू भी नाराज़ है क्योंकि घर का सुबह का खाना, घर का सारा काम बहू को भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है ना, दोनों नाराज़ है, बेटी नाराज़ है और बहू भी नाराज़ है। इಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಸರ ಇದೆ। ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಗಜಾಧರ್ ಬಾಬು। ಗಜಾಧರ್ ಬಾಬು ಕನಸೇನಾಗಿತ್ತು? ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ। ಆದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अगले दिन वे घूमने गए थे, सैर करने गए थे, घर आकर देखते हैं तो वहाँ चारपाई ही नहीं है उनकी। बैठक में जहाँ पड़ी थी ना चारपाई, वहाँ नहीं थी। आश्चर्य हुआ कि मेरे लिए शायद एक नया स्थान उन्होंने दिखाया होगा।
तो देखने लगे, ढूंढने पर अंदर स्टोर रूम में पड़ी मिली। इनकी चारपाई किसी कमरे में नहीं, बेडरूम में नहीं, एक स्टोर रूम में रखी गई थी। ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. तो ऐसी जगह उन्हें सोने के लिए चारपाई डाली गई थी। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। जिस बड़े क्वार्टर्स में वे रहते थे ना, वह याद आ गया। मैं वहाँ आराम से रहता था, यहाँ तो मेरे लिए एक जगह भी नहीं, एक कमरा भी नहीं है। तो इसलिए उनका मन उदास हो उठा। लेटे हुए घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते वहाँ जाकर लेट गए और बाहर से जो स्वर निकलते थे पत्नी की या अपने पत्नी के या अपने बच्चों के, तो उसे सुनते रहे। तो कई बार वहाँ उनके बीच में झगड़े भी होते थे। बहू और सास में कोई झगड़ा चल रहा था, सास और बहू के बीच में झगड़ा चल रहा था। ये अंदर सोकर सुन रहे थे। उन्हें लगा कि यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यही पड़े रहेंगे। वे सोचने लगे, मेरा यहाँ बोलना ही ठीक नहीं है, मेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर उन्होंने ऐसा सोचा हो कि मेरे लिए यही जगह ठीक है, मैं यहीं पड़ा रहूँगा, पूछूंगा नहीं, मुँह नहीं खोलूँगा, ಬಾಯಿ ತೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆದಮೇಲೆ मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, कोई सलाह भी नहीं दूंगा और किसी पर अपना अधिकार भी नहीं चलाऊँगा। इस तरह वे वहाँ पड़े पड़े निर्णय लेने लगे। अगर वहाँ से कहीं और स्थान पर डाल दी गई तो घर छोड़ देंगे। अगर वहाँ से मेरे लिए घर में स्थान ही नहीं है तो वे घर छोड़ने के लिए भी तैयार थे। जब बेटे नरेंद्र ने पैसे मांगे तो बिना पूछताछ के उन्होंने उसे दे दिए। नरेंद्र ने आकर पैसा मांगा तो पूछा ही नहीं, कारण नहीं पूछा, पैसा क्यों चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पूछा और उसे दे दिया। जब उन्हें चुप पाया तो पत्नी ने यही कहकर सहमति दिखाई कि उनका चुप रहना ठीक ही है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। अब गजाधर बाबू कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी विषय में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, किसी पर अपना अधिकार नहीं चला रहे हैं, किसी को कोई सलाह भी नहीं दे रहे हैं। तो इनमें इतना परिवर्तन आने पर भी किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि पिताजी खुश है या नहीं। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। पत्नी ने क्या सोचा? पत्नी ने कहा कि आपका चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, वे तो बड़े हो गए हैं, तो आप कुछ मत बोलिए, अब जैसा आप है वैसा ही रहिए, ऐसा उसने कह दिया। इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन बच्चों के बीच उन्होंने दखल दे ही दिया। कुछ दिनों के बाद इन्हें किसी एक विषय पर बोलना ही पड़ा, तो इन्होंने क्या किया? बोल दिया। नौकर को काम से निकाल दिया, यह कहकर कि काम सब मिलकर करेंगे तो खर्चा बच जाएगा। नौकर पर यह बहुत शिकायत कर रही थी पत्नी, तो उन्होंने सोचा नौकर का इस घर में रहने से क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ खर्च ही खर्च है। ऐसा सोचकर उस नौकर को घर से निकाल दिया और कहा कि हम सब मिलकर यह काम करेंगे, आप सब लोग हैं ना, आप सभी मिलकर यह काम कर सकते हैं। ऐसा कहकर नौकर को घर से निकाल दिया। अब तक सभी लोग नौकर पर ही निर्भर थे, तो उसी से सारा काम करवाते थे, ये लोग आराम से ज़िंदगी बिताते थे। लेकिन अब अचानक ऐसा परिवर्तन देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, सभी नाराज़ हो गए पिता से। इस पर बेटे ने उन्हें डांट दिया। बेटे को इतना गुस्सा आ गया कि आकर उन्हें डांटने लगा कि क्यों वे हर चीज़ में दखल दे रहे हैं, हर चीज़ में क्यों आप दखल देते हैं, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮನೆ ಇದನ್ನು। इस तरह उसने कह दिया। यह सुन गजाधर बाबू इतने आहत हुए, उन्हें इतनी चोट लगी, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು कि उन्होंने सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि रामजी मल उनसे उन्हें परिचित थे, जब वे ड्यूटी कर रहे थे रेलवे में तब से परिचित थे। उनकी एक मिल में जाकर, चीनी की मिल में जाकर वहाँ नौकरी
ढूंढ कर आए और राम जी मल ने भी कह दिया कि अगर आप आएंगे तो मैं आपके लिए मेरी मिल में एक नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। उन्हें नौकरी मिल गई और पत्नी को अपने साथ चलने के लिए कहा। गजाधर बाबू ने निर्णय लिया कि मैं इस घर में अब नहीं रह सकता, मेरा यहाँ रहना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा सोचकर उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया, वापसी का निर्णय लिया और जाने से पहले अपनी पत्नी से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों आराम से कहीं रहेंगे, किसी क्वार्टर्स में या किसी अलग घर किराए पर लेकर हम रह सकते हैं, तुम भी चलो। ऐसा अपनी पत्नी को भी उसने बुलाया, लेकिन पत्नी गृहस्थी को छोड़कर उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। यह गृहस्थी जो घर बार है ना, उसे छोड़कर जाने के लिए पत्नी तैयार नहीं थी। ಆಕೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಹು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳು, ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಾಗಿರ್ತೀನಿ ಹೀಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಮನೆ ಕಡೆ ಇದೆ. इसलिए गृहस्थी की जिम्मेदारी का बहाना करके उसने कहा कि मैं नहीं आ सकती आपके साथ, आप अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। आखिर फाइनली रिक्शे पर बैठे जाते जाते उन्होंने अपने परिवार पर एक दृष्टि डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। अंतिम बार उन्होंने अपने परिवार की ओर देखा और देखकर मुँह फेर लिया। इसका मतलब है घर से अपना नाता तोड़ लिया। घर वाले फिर पहली स्थिति में आ गए। घर उनके जाने के बाद वहाँ से जो चारपाई थी उसे हटा दी गई और घर में सब कुछ सहज चलने लगा। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजाधर बाबू का घर से बाहर जाना किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। इसका मतलब है उनकी उपस्थिति से ही उन्हें कष्ट था, उनका बाहर जाना उनके लिए और भी अच्छा ही हुआ। गजाधर बाबू के लिए डाली गई चारपाई बाहर निकाल दी गई। इस प्रकार लेखिका उषा प्रियमदा जी ने गजाधर बाबू के साथ परिवार द्वारा किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार देखिए। जो रिटायर्ड होने के बाद घर में रहने लगते हैं तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार घर वाले करते हैं, बच्चे करते हैं, कभी कभी पत्नी भी करती है। तो इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में उन्होंने किया है। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं, आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं, आपको आराम से यह समझ में आ जाता है। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। यहाँ प्रश्न भी है और उसके उत्तर भी है, देख लीजिए। 1 अंक के सारे प्रश्न यहाँ है। वापसी कहानी की लेखिका का नाम क्या है? उषा प्रियमदा। वापसी कहानी के स्टेशन मास्टर का नाम आपको पता है, गजाधर बाबू। गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। दोनों की शादी हुई थी और 2 घर में थे, पढ़ाई कर रहे थे। गजाधर बाबू के बच्चों के नाम अमर, कांति, नरेंद्र और बसंती। बसंती का परिचय आपको हुआ है। कितने वर्ष काम करके गजाधर बाबू सेवानिवृत्त हुए? 35 वर्ष। 35 ಅಂದರೆ 35 ईयर्स। किन्हीं घर में आने के बाद परायापन की अनुभूति हुई गजाधर बाबू को। स्टेशन के क्वार्टर में समय पर चाय नाश्ते का बंदोबस्त कौन करता था? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, नौकर जाता ना, गणेशी। घर लौटने के बाद गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ डाल दी गई? पहले बैठक में, बाद में एक स्टोर रूम में। आखिरकार गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिली? सेठ रामजी मल की मिल में। गजाधर बाबू की बेटी हमेशा किसके घर जाती थी शाम के समय? अपनी सहेली शीला के घर जाती थी। तो संदर्भ भी यहाँ है, संदर्भ भी आप देख लीजिए और इसके अनुसार आप तैयारी कर लीजिए। और निबंधात्मक प्रश्नों के लिए ये प्रश्न आएंगे, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।